हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और ये जो है इस यूनिट का कोई भी पार्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वन ऑफ आवर यूज़र उसने बोला कि आप एक ही वीडियो में निपटा दीजिए पूरी यूनिट को। तो हम बिल्कुल हमारी ऑडियंस के हिसाब से ही चलेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, फायरवॉल, टेलनेट एंड लास्ट में आता है हमारा इंट्रूशन डिटेक्शन। लेकिन दोस्तों, जो इंट्रूशन डिटेक्शन है मैं उसको पहले ही कवर कर चुका हूँ यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 में। तो अगर आपको इंट्रूशन डिटेक्शन पढ़ना हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। और ये वाला जो वीडियो है यूनिट 2 का पार्ट 2, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से कि क्या होता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक तरीके से फ्रेमवर्क कह सकते हो, कि जैसे कि हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर हम सबसे पहले एक फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं, ठीक है, जिसमें आयरन बार्स होती हैं, हमारी नींव होती है, फाउंडेशन होती है। जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटन होता है। तो वैसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये फ्रेमवर्क की तरह होता है, ठीक है। अगर हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो स्केलेटन है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो रेडी नहीं हो सकता। वैसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है फिजिकल हार्डवेयर, दूसरा है ट्रांसमिशन मीडिया, फिर है सॉफ्टवेयर जो इंटरकनेक्शन करने के लिए काम आएगा कंप्यूटर्स के बीच में, और चौथा है इंटरनेट, ठीक है। अगर यूजर्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। अगर इन चारों में से एक भी हमारा जो एक भी चीज़ गायब होती है तो हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर होस्टिंग। ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है जिससे हम इस होस्टिंग कर सके। होस्टिंग का मतलब कि जो भी आपकी वेबसाइट से सर्वर्स हैं वहाँ से आप डेटा को किसी को सेंड कर सको या रिसीव कर सको, ठीक है। स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सर्विंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। आप चाहे सर्विंग किसी भी चीज़ पे कर रहे हो, वेबसाइट्स पे कर रहे हो, एप्लीकेशंस पे कर रहे हो। लेट्स से एग्जाम्पल वेबसाइट्स का ले लेते हैं। अगर आप वेबसाइट्स का एग्जाम्पल ले रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको एक फिजिकल हार्डवेयर चाहिए। आपको एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप या फिर एक पीसी तो चाहिए ही चाहिए जिस पे आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे, राइट। फिर उसके बाद आपको एक ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हुआ या फिर वैन वायर हो गई, या फिर उसके अलावा आप अगर टेलीकम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे हो, डोंगल्स भी यूज़ कर रहे हो, तो जो टावर है, टावर के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर लगी होती है। तो एक ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं, है ना। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। और यूज़र तो चाहिए, यूज़ कौन करेगा उस वेबसाइट को, तो यूज़र भी ज़रूरी है। तो हमारी जो चारों इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं वो नीडेड होते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा मेनली जो हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका डायल अप इंटरनेट एक्सेस। अगर हम डायल अप इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फ़ोन लाइन होती है जिससे हम फ़ोन वगैरह करते हैं, लैंडलाइन वगैरह आप कह सकते हो, तो वही जो वायर होती है वो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं ना वो एनालॉग उसमें करते हैं। एनालॉग हमें पता है कि एक तरीके से वेव्स की फॉर्म में जो है हमारा जो डेटा है या फिर जो हमारी कनेक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो अप टू 56 kb/s हमें मिलता है। लीस्ट एक्सपेंसिव बहुत सस्ता होता है और उतनी ही हमारी जो कम स्पीड इसके अंदर आती है, बहुत स्लो स्पीड आती है इसके अंदर। 56 kbps बहुत स्लो स्पीड है, ठीक है। 2GB शायद इससे ज़्यादा दे देता है। फिर उसके बाद आती है आपकी यूजेस पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जो है PSTN उसको यूज़ करता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN। ISDN क्या होता है, जो डायल अप के अंदर आप वो यूज़ कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, वायरिंग यूज़ कर रहे हो, वही वायरिंग आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, ये क्या ट्रांसमिट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को करता है। ये एनालॉग को करता था और ये डिजिटल को करता है, बस इतना ही फ़र्क है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप वॉइस, डेटा एज वेल एज वीडियो और फैक्स ये सब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा ब्रॉडबैंड ISDN। इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर ना हम एग्जिस्टिंग केबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर हमें ऑप्टिकल फाइबर ही चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल वायर ही इसके अंदर हमें चाहिए। इट इज़ वर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क दैट कैन यूज़ हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग सर्विसेज। अब जैसे कि हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहा है तो हाई स्पीड पैकेट तो स्विच होंगे, या फिर हम कहें कि हाई स्पीड इंटरनेट तो हमें प्रोवाइड होगा ही होगा, ठीक है। क्लासिफाइड इन 2 सर्विसेज, इसकी 2 सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले होता है इंटरैक्टिव सर्विसेज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। इंटरैक्टिव सर्विसेज के अंदर जैसे मैं इंटरैक्शन करता हूँ, ठीक है, एक ग्रुप होता है आपका, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ले सकते हो, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकता है, या फिर ग्रुप मेंबर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्लस एडमिन भी कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि कंटेन बाई डायरेक्शनल फ्लो, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से आना जाना दोनों होता है, ठीक है। बिटवीन 2 सब्सक्राइबर्स, 2 सब्सक्राइबर्स के बीच में भी, या फिर सब्सक्राइबर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी हो सकता है। ये ISP नहीं, सर्विस प्रोवाइडर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरनेट तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने टेलीग्राम के ऊपर चैनल देखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ एडमिन को एक्सेस होता है मैसेज सेंड करने का, और किसी को एक्सेस नहीं होता है। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ओनली एडमिन्स कर दो तो ओनली एडमिन्स को राइट होता है टेक्स्ट करने का। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है खाली वही इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा लास्ट टाइप जो है वो है हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी कॉपर वायर होती है ना वो यूज़ की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट एक्सेस होता है वो ज़्यादातर इसी के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ये अभी का सिलेबस तो है नहीं, ये पुराना सिलेबस है। तो एक्चुअली क्या होता था, जो ऑप्टिकल फाइबर थी वो इतनी नई टेक्नोलॉजी थी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट था। आज के टाइम की बात नहीं करेंगे, पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। लेकिन आज के टाइम में जो है ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ की जा रही है। तो इसीलिए पुराने टाइम में क्या होता था, जो हमारी कॉपर वायर्स है, आज के टाइम में भी अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो कई सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कॉपर वायर ही अवेलेबल है। तो उसकी स्पीड जो है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये है, ऑप्टिकल फाइबर से नहीं कर रहा, लेकिन और जो अलग ब्रॉडबैंड्स हैं उनसे कंपेयर करें तो कॉपर वायर अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसका जो एम था वो भी हाई स्पीड को प्रोवाइड करने का ही था। मोस्ट पॉपुलर वे था ये प्रोवाइड करने का इंटरनेट एक्सेस को। साथ ही साथ ये टेलीफोन और इंटरनेट फैसिलिटी दोनों आपको देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब राउटिंग प्रोटोकॉल समझने से पहले हमें ये समझना है कि राउटिंग होती क्या है। राउटिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलिए मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। तो अब कई सारे रूट्स मेरे सामने आ जाएंगे, जैसे कि मैं किसी 10 शहरों से होता हुआ जा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली एक हाईवे ले सकता हूँ। तो जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका दिल्ली है और ये है मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है, ठीक है। तो ये आपकी होगी राउटिंग, कि आपको पता है कि मेरे पास 3 रास्ते हैं, अब इनमें से कौन से पे जाना है ये डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर पे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो राउटिंग है वो यही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पैकेट्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है ये राउटर का होता है। राउटर जो है वो रूट को देख करके उस रूट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारा गूगल मैप हो गया, गूगल मैप के ऊपर सारे के सारे आप रूट्स देख सकते हो, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है, जो ड्राइवर होता है, उसका काम होता है कि वो कौन से रूट के ऊपर चलेगा। वैसे ही जो हमारा गूगल मैप्स है वो हो गई राउटिंग की तरह आप समझ सकते हो, और जो हमारा राउटर है वो एक ड्राइवर की तरह है, ठीक है। राउटर वर्क्स एट नेटवर्क लेयर। अब क्या होता है कि जैसे आप नेक्स्ट ईयर आओगे तो एक कंप्यूटर नेटवर्क करके आपका सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आप OSI मॉडल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, डीपली पढ़ोगे। तो क्या है कि जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है OSI मॉडल में, और इंटरनेट लेयर पे काम करता है TCP/IP मॉडल में, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिथम्स की बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम्स ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा पैकेट कौन से रूट पे जाना चाहिए और कौन से रूट पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग ऑप्टिमल पाथ। अब क्या होता है कि अब
जो राउटिंग एल्गोरिथम है वो भी आप ड्राइवर की तरह ही ले सकते हो कि अब ड्राइवर जो है वो अपने हिसाब से देखेगा कि उसे दो पैरामीटर्स, अब लेट से हम रास्ता ही देख रहे हैं तो अब हमारे दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा वो रास्ता जो फास्टेस्ट होगा और दूसरा रास्ता वो होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। उस पर टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन वो शॉर्टेस्ट होगा। तो अब ये राउटिंग एल्गोरिथम के ऊपर है, ये ड्राइवर के ऊपर है कि वो कौन सा ऑप्टिमल पाथ चुनता है, कौन से पैरामीटर के ऊपर चुनता है कि उसे जल्द से जल्द पहुंचना है या फिर उसे लंबा रास्ता लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैट्रिक वैल्यूज़ की बात करें। मैट्रिक वैल्यूज़ कौन कौन से मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट चुनेंगे। सबसे पहला है डिले, कितना टाइम लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस रूट से जाऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा एक पैकेट को ए लोकेशन से लेकर के बी लोकेशन तक पहुंचाने तक, है ना। अगर मैं इस वाले रूट से जाऊं, रूट नंबर 2 से जाऊं तो मुझे टाइम लगेगा, कम लगेगा लेकिन रूट नंबर 1 से। लेट्स से ये रूट नंबर 1 है हमारा, ये रूट नंबर 2 है और ये रूट नंबर 3 है, ठीक है। तो रूट नंबर 1 से जो है मुझे कम टाइम लगेगा रूट नंबर 2 पर, और रूट नंबर जो 3 है हमारा उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो डिले जिस पे सबसे कम होगा मैं उस रास्ते को चुन लूँगा। अब वो राउटिंग एल्गोरिथम के ऊपर है वो कौन सा रास्ता चुने, लेकिन जो ऑप्टिमल अगर आपको पाथ चुनना है तो आप नंबर 3 के ऊपर जाओगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ लिंक, कितना कैपेसिटी है उस लिंक का, मतलब कि वो जो रोड है वो कितने एक सेकंड में कितने वाहनों को जाने दे सकती है, उसको हम बैंडविड्थ कह सकते हैं। उसके अलावा आप लोड की बात करो तो कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है कि सीपीयू, रैम, ये सब कितनी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद रिलायबिलिटी मतलब कि नंबर ऑफ फेलियर कितना है, कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए या फिर लॉस हो गया, वो आपकी रिलायबिलिटी में आती है। फिर उसके बाद आता है आपका हॉप काउंट। हॉप काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ पासेस थ्रू इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस, की नंबर ऑफ पासेस कितने ट्रांसफ़र, जो आपके पैकेट्स हैं वो कितने ट्रांसफ़र हुए थ्रू वर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये होता है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अगर हम इसके क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के अंदर सबसे पहला आता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, फिर आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तीसरा है आपका एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, इसके अंदर ये सबसे पहले क्या है, सर्च करता है बेस्ट पाथ अकॉर्डिंग टू हॉप काउंट। किसका यूज़ करके, हॉप काउंट का यूज़ करके, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो किस मैट्रिक के ऊपर काम करता है, तो वो हॉप काउंट के ऊपर काम करता है। एग्जाम्पल इसका RIP, ठीक है। लिंक स्टेट RP क्या करती है, ये इंटर नेटवर्क जो होते हैं ना उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखती है। जैसे कि हमारे ये हैं, A से लेकर के हम B तक गए, ये जो सारे रास्ते हैं इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी वो किसके पास होगी, लिंक स्टेट RP के पास होगी। इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भी कह सकते हैं, SPF भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर RP। ये हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल होती है। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब इन दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का अगर हम कनेक्शन कर दें, इन दोनों को हम एक साथ यूज़ करें तो हमारी जो है एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बन जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा EIGRP इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए टाइप्स की बात करते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स होते हैं RP के। सबसे पहला होता है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, ऑल्सो आप इसे क्या बोल सकते हो, नॉन एडेप्टिव राउटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। एडमिन मैनुअली एड्स राउटिंग टेबल। इसके अंदर क्या होता है, एडमिन जो होता है वो मैनुअली ऐड करता है राउटिंग टेबल्स को, मतलब कि एडमिन के हाथ में होता है वो कौन कौन से रूट्स को ऐड करना चाहता है एंड कौन कौन से रूट्स को ऐड नहीं करना चाहता है, ठीक है। पैकेट सेंड्स एज पर रूट डिफाइंड बाय एडमिन। जो पैकेट्स हैं वो सेंड उस हिसाब से किए जाते हैं जिस हिसाब से एडमिन जो है वो रूट को डिसाइड करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो 3 एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है नो ओवरहेड। ओवरहेड मतलब कि एक दूसरे के ऊपर कोलिजन नहीं होता है, ठीक है। एक पैकेट जा रहा है तो दूसरे पैकेट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक, या फिर लॉस की दिक्कत नहीं होती है। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ का यूजेज ही यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो रूट है वो पहले ही एडमिन ने डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जैसा रूट एडमिन डालेगा वैसी सिक्योरिटी होगी, सिंपल सी बात है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है डिफिकल्टी लार्ज नेटवर्क। अब लार्ज नेटवर्क अगर होगा, अगर बाई चांस मान के चलिए 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर 29 की 29 स्टेट्स का मैं रूट अलग अलग मुझे मैनुअली डिसाइड करना पड़े तो मेरे लिए फिर भी ईजी है। लेकिन अगर मैं शहरों का लेने लगूँ, हर एक स्टेट के शहर का मैं रूट बनाने लगूँ तो कितनी सारे शहर हैं हमारे देश में, है ना, तो बहुत
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। एडमिन हैव गुड नॉलेज ऑफ टोपोलॉजी, और जो टोपोलॉजी है उसका भी एडमिन को बहुत अच्छा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे IP रूट और भी बहुत सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा सेकंड टाइप का नाम है हमारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अंदर क्या होता है, अ टेक्निक इन विच राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट्स टू सेम हॉप डिवाइस एंड डजंट मैटर्स इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। मतलब कि जैसे कि एक क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है, तो उसने कॉपीज़ कलेक्ट करी एंड टीचर को दे दी। अब उसने ये चेक नहीं किया कि वो जो कॉपी है वो मान के चलिए एक हमारे क्लास का मॉनिटर है, ठीक है, और एक हमारे टीचर हैं। अब क्या हुआ कि टीचर ने बोला कि आप सारी की सारी जो SST की कॉपी हैं वो आप बच्चों से कलेक्ट करके मुझे दे दो। अब मॉनिटर ने ये वाला कमांड लिया, मॉनिटर ने सारी की सारी कॉपीज़ जो हैं वो क्लास में से सबमिट कर ली एंड टीचर को दे दी। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक बच्चे ने या दो बच्चों ने या तीन बच्चों ने किया क्या, SST की जगह मैथमेटिक्स की कॉपी दे दी। अब हुआ क्या कि जो मॉनिटर ने ये वाली चीज़ चेक नहीं करी, मॉनिटर को ये मतलब नहीं है कि वो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उसने जो कॉपीज़ मिली उसको लिया और टीचर तक पहुंचा दिया। वैसे ही काम डिफ़ॉल्ट राउटर का होता है, राउटिंग का होता है कि जितने भी पैकेट्स उसको मिले वो सारे के सारे होप डिवाइस तक वो पहुंचा देगा। उसे मतलब नहीं है कि वो जो पैकेट्स हैं वो पर्टिकुलर नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन नेटवर्क डील्स विद सिंगल एग्जिट पॉइंट। ये कौन से नेटवर्क के साथ डील करता है, जिसका सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है। यूजफुल व्हेन बल्क ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क हैव टू ट्रांसमिट डेटा टू सेम हॉप डिवाइस। मतलब कि जब बहुत सारे बल्क जैसे कि हमारे मेल डिवाइसेस हो गए, कई सारी मेल जो हैं हमारे एक साथ इनबॉक्स में आती है, या फिर आप व्हाट्सएप कह सकते हो कि व्हाट्सएप के ऊपर कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो या फिर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा डिफ़ॉल्ट राउट इज़ चूजन ओनली इफ स्पेसिफिक रूट इज़ नॉट मेंशन्ड इन राउटिंग टेबल। अब डिफ़ॉल्ट रूट के अंदर क्या होता है कि अगर एडमिन ने कोई भी स्पेसिफिक रूट नहीं लिखा है तभी डिफ़ॉल्ट रूट जो है एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आई रिपीट, डिफ़ॉल्ट रूट सिर्फ और सिर्फ जब ही एक्टिव होगा, जब ही काम में आएगा, जब जो एडमिन है उसने स्पेसिफिक रूट नहीं लिखा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है IPv4 का, क्योंकि उसके पास ज़ीरो एड्रेस भी होता है, 0.0.0/0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, एडेप्टिव राउटिंग होती है, एज पर नीड ये अपने रूट्स को चेंज करती रहती है। राउटर एड्स न्यू रूट फॉर ईच पैकेट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन कंडीशन और टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। अब क्या होता है कि अब हमारा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वेबसाइट के ऊपर कई सारा कंजेशन आ जाता है, तो अब क्या होता है कि उस वेबसाइट को दूसरे सर्वर से हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो ये जो डायनेमिक राउटिंग है अपने आप जो रूट है उसको चेंज कर लेती है, जिससे जो यूज़र है उसको कोई भी दिक्कत ना आए और पैकेट्स जो हैं वो आराम से जो है वो रिसीव हो पाएँ या फिर सेंड हो पाएँ। डिस्कवर न्यू रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन, ये डिस्कवर करती है नए रूट्स को जिससे वो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला है ईजियर टू कॉन्फ़िगर, इसको बहुत ज़्यादा आसान है कॉन्फ़िगर करना। डिस्कवर बेस्ट रूट, ये डिस्कवर करता है बेस्ट रूट्स को। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ CPU एंड हार्डवेयर, मतलब कि इसका जो रिसोर्स कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कम सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक राउटिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे RIP OS PFBGP एंड EIGRP जो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा TCP/IP। TCP/IP की TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, तो आगे आता है हमारा इट इज़ अ कॉन्साइज वर्जन ऑफ OSI मॉडल। सबसे पहले हम TCP की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो TCP क्या है, ये कॉन्साइज वर्जन है OSI मॉडल का। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, एक समराइज्ड वे, मतलब कि जो OSI मॉडल हमें इंफॉर्मेशन देता है उसी टाइप की कुछ मिलती जुलती जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें TCP से मिल जाती है। ठीक है,
आगे देखते हैं तो आगे आता है इट डिफाइंस हाउ इन्फॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से लेकर के रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, टीसीपी रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन। जो टीसीपी है वो रिसीव करता है डेटा को एप्लीकेशन से, डिवाइड करता है छोटे छोटे टुकड़ों में जिन्हें हम पैकेट्स बोलते हैं, ऐड करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को उनके अंदर, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल लेयर है उस पर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे हम द इंटरनेट नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक तरीके से आप वर्किंग कह सकते हो टीसीपी की, कि सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव किया डेटा, एप्लीकेशन ने रिसीव किया, फिर उसके बाद उस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जिसे हम पैकेट्स बोलते हैं, उसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको ऐड किया, वो आईपी एड्रेस भी हो सकता है। उसके अलावा क्या किया, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रोटोकॉल लेयर, जिसे आप इंटरनेट नेटवर्क लेयर भी कह सकते हो, उसके ऊपर पास कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला बाद में पॉइंट आएगा। जो इंटरनेट लेयर है हमारी, इंटरनेट नेटवर्क लेयर जो है, एनक्लोजेस पैकेट्स इन आईपी डेटाग्राम। जो पैकेट है उसे आईपी डेटाग्राम के अंदर क्या कर देता है, एनक्लोज कर देता है, और उसके अंदर हेडर और ट्रेलर डाल देता है, जो डिसाइड करते हैं वेयर टू सेंड डेटा, कहाँ पे डेटा को सेंड करना है और कहाँ पे पास करना है। ठीक है, और उसके बाद जो डेटा है उसको नेक्स्ट लेयर जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो है द नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जो कि आईपी डेटाग्राम को एक्सेप्ट करती है, ट्रांसमिट करती है फ्रेम्स पे और हार्डवेयर पे दिखा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टीसीपी आईपी है वो काम करता है। ठीक है जी, होप सो ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। जो टीसीपी है सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर डेटा लेती है, उसको डिवाइड करती है पैकेट्स के अंदर, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लेयर में पास हो जाती है। नेक्स्ट लेयर का जो नाम है वो है इंटरनेट नेटवर्क लेयर। जो इंटरनेट नेटवर्क लेयर है वो उस पैकेट के अंदर क्या करती है, आईपी डेटाग्राम को भी डाल देती है, जिसके अंदर हेडर और ट्रेलर भी डाल दिए जाते हैं। हेडर और ट्रेलर जो है ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे डेटा को सेंड करना है, और ये डिसाइड करने के बाद जो है जो डेटा है हमारा वो नेक्स्ट लेयर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट लेयर है उसे हम द नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। वो आईपी डेटाग्राम को एक्सेप्ट करती है और उसको फिर नेटवर्क हार्डवेयर के ऊपर क्या कर देती है, फ्रेम बाय फ्रेम या फिर डिस्प्ले कर देती है, या फिर नेक्स्ट लेयर के ऊपर सेंड कर देती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ टीसीपी आईपी। एडवांटेजेस में सबसे पहला है इफेक्टिवली डिप्लॉयड इन प्रैक्टिकल नेटवर्किंग प्रोग्राम्स, मतलब कि हम इसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि अलाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आप एक ब्राउज़र पे हो और जो आपका डिप्लॉयमेंट है वो दूसरे ब्राउज़र पे किया गया है, तब भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होने के बाद भी आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक, जैसे मैंने ये वाला जो कंटेंट है ये मैंने YouTube पे डाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आप YouTube पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैंने इसी वीडियो को अपने ब्लॉग पेज पे भी इंटीग्रेट कर दिया, एम्बेड कर दिया, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब कि ये वाली जो वीडियो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, एक या एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ओपन प्रोटोकॉल सूट, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके कई सारे रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल को ही मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाया गया है और यूज़ किया जाता है। ये स्केलेबल होते हैं, मतलब कि इसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं क्या चीज़ें किस हिसाब से काम कर रही हैं और किस हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद यूनिक आईपी ईच डिवाइस, मतलब कि हर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिससे हम हर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस जो है कौन से पैकेट को रिसीव कर रहा है, कौन से पैकेट को रिसीव नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है, हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉट जेनेरिक का मतलब कांट डिस्क्राइब प्रोटोकॉल स्टैक, मतलब कि प्रोटोकॉल स्टैक को, ये प्रोटोकॉल्स को तो मद्देनज़र रखता है, लेकिन प्रोटोकॉल का तरीका क्या है, कौन से प्रोटोकॉल को नंबर 1 पे प्रायोरिटी देता है, कौन से को नंबर 2 पे देता है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। बस प्रोटोकॉल्स को देखता है ये, नंबर वाइज कोई सीरियल वाइज या फिर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, कांट क्लियरली सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल, ये क्लियरली सेपरेट नहीं करता है सर्विसेज, इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको। फिर उसके बाद ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स के बीच में। ये आप जब समझ पाएंगे जब आप OSI मॉडल को या फिर TCP/IP मॉडल जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे।
मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 लेयर्स होती हैं, तो उनमें से जो 2 लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उन दोनों के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ये खाली और खाली वैन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, और जो हमारे बाकी के 2 हैं लैन है और मैन है, उन दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को या सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं बिल्कुल से आपके लिए जल्दी से जल्द लेके आऊँगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा, इट इज़ डायरेक्टरी सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मैपिंग बिटवीन द नेम। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपका आईपी एड्रेस है, वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो है ये 192.168.0.1। ठीक है, अब एक वेबसाइट ये है और ये है यूनिक वेबसाइट्स की वेबसाइट, लेट्स से यूएएस की वेबसाइट है, ये यूनिक वेबसाइट्स की वेबसाइट है। और फिर उसके बाद मैंने दूसरी वेबसाइट बना दी 192.168.255 मैक्सिमम रेंज होती है, तो इसको 201 ले लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बना दी बी स्मार्ट टेस्ट की जो है हमारी, बना दी मैंने दूसरी वेबसाइट। अब ऐसे करके मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। ठीक है, तो आप कितने का आईपी एड्रेस याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो आप आईपी एड्रेस याद। तो इसीलिए क्या करा जाता है, ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसको लिंक कर दिया जाता है एक नाम से, किसी नाम से। डोमेन नेम आपने सुना होगा, तो डोमेन नेम जो होता है उससे लिंक कर दिया जाता है। जैसे मैंने इस आईपी एड्रेस को लिंक कर दिया किससे, यूनिक वेबसाइट से, यूएएस कीवर्ड से जो है मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यूएएस सर्च करूंगा ना मैं गूगल पे, तुरंत मेरी वेबसाइट आ जाएगी। मुझे आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये याद रखने की जरूरत है। तो बस यही होता है हमारा डीएनएस, जो इस सर्वर को लिंक करने का काम करता है, जो आईपी एड्रेस को उस नाम से लिंक करने का काम करता है, वो हमारा डीएनएस करता है। डोमेन नेम सिस्टम जो है हमारा ये वाला काम करता है। आप इसे सिस्टम भी बोल सकते हो, सर्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, नीड फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट करने में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा डीएनएस ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। जो हमारा डोमेन नेम है उसको ये आईपी एड्रेस के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। डीएनएस इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डीएनएस एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की तरह है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा डीएनएस रीबाइंडिंग। अब ये क्या होता है, ये एक अटैक की तरह होता है। ठीक है, अटैक की तरह होता है ये। अटैकर एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी सच एज एक्सेसेस क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो हमारा अटैक होता है, इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज अ डोमेन, द डोमेन नेम सर्वर इज ऑल्सो हाईजैक्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना हमारा जो डोमेन नेम सर्वर होता है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, जिससे जो अटैकर है ना वो सेंसिटिव या फिर फिशिंग पेज को जो है क्लाइंट तक पहुंचा सके और उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसको ले सके। ठीक है, ये एक्सेसेस की हेल्प से भी हो सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हेल्प से भी हो सकता है। ठीक है, a spoof website crafted can be accessed by sending request to name server which is hijacked rather than actual website। अब हुआ क्या कि मान के चलिए facebook.com है। ठीक है, मान के चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ facebook.com। ठीक है, अब ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट थी, ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारा अगर डीएनएस हाईजैक हो गया तो हमारा आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कर देगा। अब अगर इसका आईपी एड्रेस, जैसे लेट्स से यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा आईपी एड्रेस ये था 192.168.0.1, ये हमारा यूनिक वेबसाइट्स का जो था ये आईपी एड्रेस था। अब मान के चलिए कि हमारा जो है डोमेन नेम सर्वर जो है या डोमेन नेम सिस्टम जो है वो हाईजैक हो जाता है। तो हाईजैक होने के बाद क्या करेगा हैकर, ये जो हमारा कीवर्ड है, ये जो है हमारा डोमेन नेम, इसको तो सेम रखेगा, लेकिन जो इसका आईपी एड्रेस है ना उसको चेंज कर देगा। अब हुआ क्या कि ये वाला सर्वर जो था ये रिप्लेस हो गया उसके सर्वर से। जैसे कि मैं लेट से उसका जो सर्वर है उसे हम लेट कर लेते हैं कि कुछ भी रख लेते हैं 192.168.1.1। ठीक है, ये लेट कर लेते हैं। तो अब हुआ क्या कि अटैकर ने जो एक्चुअल जो आईपी एड्रेस था उसको तो हटा दिया एंड अपने से इसने क्या कर लिया, लिंक कर लिया।
ठीक है, अपने से क्या कर लिया, लिंक कर लिया। तो ये जो है हमारा डीएनएस रीबाइंडिंग के अंदर आता है, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं हुआ था, जब तक ये वाला आईपी एड्रेस नहीं आया था, जब तक ये हुआ बाइंडिंग, यूएस इस आईपी एड्रेस से क्या हुआ, बाइंड हो चुका था, ठीक है, बाइंडिंग हुई थी ये। लेकिन जब ये वाला आईपी एड्रेस अटैकर ने हटा के ये वाला आईपी एड्रेस लगाया, तो इसे क्या बोलेंगे, रीबाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है डीएनएस रीबाइंडिंग सिंपली। इट अलाउज एन अटैकर एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडेंशियल्स एंड एक्सेट्रा। ये सब एक्सेस कर सकता है वो आपकी, अगर बाई चांस अगर वो आपके वाईफाई राउटर को एक्सेस कर लेता है, अगर आपके वो डीएनएस को रिबाइंड कर लेता है, तो वो आपके आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है, आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, घटा सकता है, टीवी के चैनल्स बदल सकता है, उसके अलावा जो भी आईओटी में होता है, एलेक्सा से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। द होस्ट नेम रिमेन्स द सेम, जो होस्ट का नेम है वो सेम रहता है, लेकिन जो एसोसिएटेड आईपी होती है वो चेंज हो जाती है। डीपली हम आगे बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे पार्ट 1 बना दिया जाए, लेकिन जैसे कि ऑडियंस ने बोला बिल्कुल वैसे ही, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डीएनएस रीबाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो अटैकर होता है वो कंट्रोल करता है एक मैलिशियस डीएनएस सर्वर को, मतलब कि जो अटैकर होता है उसके पास होता है एक डीएनएस सर्वर जो कि करप्टेड होता है, जिसके अंदर करप्टेड कोड्स होते हैं, और उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो जो डोमेन है ना उसकी क्वेरीज का आंसर करे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट को, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के ऊपर जाती है, एंड सर्वर से फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आती है। तो जैसे ही हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस सर्वर के ऊपर गई, तो जो डीएनएस सर्वर था वो एक्चुअल नहीं, वो मैलिशियस डीएनएस सर्वर था जो कि अटैकर का था। अब हुआ क्या कि जैसे ही अटैकर ने यूज़र को ट्रिक कर दिया, ट्रिक कैसे कर दिया, ट्रिक ऐसे कर दिया कि जैसे कि ये यूज़र है, उसको एक ऐड दिखाया गया कि ये ऐड है, एंड जैसे ही यूज़र ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो जो लिंक था वो मैलिशियस था, वो जो डीएनएस सर्वर था वो मैलिशियस था। तो हुआ क्या कि यूज़र को तो ये लगा कि मैं एक्चुअल वेबसाइट पे हूँ, लेकिन वो एक्चुअल वेबसाइट पे नहीं होता है। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हेल्प से भी हो सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट की हेल्प से भी हो सकता है। एक बार जो विक्टिम है उसने जब लिंक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो क्लाइंट का वेब ब्राउज़र है उसके अंदर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, डीएनएस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, वेबसाइट की आईपी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे अटैकर क्या करेगा, अटैकर को रिक्वेस्ट मैलिशियस डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहा है, तो जो रिक्वेस्ट है वो भी अटैकर के पास ही जाएगी। तो अटैकर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई इस तरीके से करेगा कि वो कुछ जावा स्क्रिप्ट के कोड भेज देगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्राउज़र है ना वो कैशे मेमोरी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करेगा, वो 1 सेकंड के बाद उस कैशे मेमोरी को डिलीट करता रहेगा, ठीक है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर की वो स्टोर ना हो पाए ब्राउज़र के अंदर। क्योंकि अगर एक बार ब्राउज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई तो जो पुलिस है वो ईजिली कैच कर सकती है आईपी एड्रेसेस को, कि कहाँ से ये सिग्नल्स जनरेट हुए थे, कहाँ से नहीं हुए थे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। विक्टिम जो होता है वो लोड करता है वेब पेज को विद मैलिशियस जेएस कोड, जो कि विक्टिम की मशीन को जो है या वेब ब्राउज़र को जो है वो हार्म करते हैं। जो पेज है वो बार बार कुछ ना कुछ स्ट्रेंज पोस्ट रिक्वेस्ट करता रहता है, जैसे कि हम कह सकते हैं rebind.network/thermostat, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे मैं लेट करके ये चल रहा हूँ कि आपके घर में एक डिवाइस लगा हुआ है थर्मोस्टेट, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। एसी नहीं, मतलब कि डिक्रीज़ या इंक्रीज कर सकता है आपके रूम का टेम्परेचर। तो अब क्या है कि rebind.network/thermostat जो है, मैं एक मान के चलता हूँ कि एक वेबसाइट उसने बना दी, ठीक है, मैलिशियस है ये। और जेसन पेलोड भी बना सकता है, जैसे कि ये पेलोड यहाँ पे एक बना रखा है मैंने। फिर उसके बाद क्या है, लेट्स से आईपी एड्रेस वॉज, जो रियल आईपी एड्रेस था वो ये था 34.192.228.43, लेकिन आफ्टर अ वाइल द ब्राउजर्स रिजॉल्वर ऑब्जर्व द डीएनएस एंट्री। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जो ब्राउज़र को जो रिजॉल्वर था उसने ये ऑब्जर्व किया कि डीएनएस की एंट्री क्या है, डीएनएस कौन सा है, डीएनएस की आईपी एड्रेस क्या है, ये सब दोबारा चेक की जाए, ठीक है। तो इसीलिए ब्राउज़र क्या है वो दोबारा से जो है दोबारा से क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। जब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, जब सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी, तो इस बार क्या होगा, जो अटैकर है ना वो फेक आईपी एड्रेस से जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, विच हैपन्स टू बी एन आईपी एड्रेस ऑफ अटैकर सर्वर ऑन विक्टिम्स लोकल मशीन, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो विक्टिम की मशीन है वो रिसीव करती है मैलिशियस डीएनएस रिस्पॉन्स को और बिगिन कर देती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, ठीक है।
अब क्या हुआ कि जो इंटेंटेड था, मतलब कि जो एक्चुअल आईपी थी, उसकी जगह पे अब जो आईपी एड्रेस है वो ये वाली चलने लग गई, ये वाली एक्सेप्ट करने लग गया हमारी ब्राउज़र। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं की जाएगी, जब तक मतलब रिफ़्रेश नहीं किया जाता है या फिर बंद करके ऑन नहीं किया जाएगा वेबसाइट को, जब तक ये जो आईपी एड्रेस है, जब तक जो आपकी क्रेडेंशियल्स है, जब तक जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर के पास ही जाती रहेगी। दिस टाइम दैट पोस्ट रिक्वेस्ट gets sent to small unprotected web browser running on Wixom Wi-Fi connected thermostat and IoT devices can be controlled। और अब की बार क्या होगा, जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो अटैकर भेज देगा विक्टिम की मशीन के ऊपर, जिससे जो IoT जो डिवाइसेस हैं वो हमारे हैक हो जाएंगे और वो जो अटैकर है वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला प्रिवेंशन है इसका ऑडिट योर DNS जोन्स। जो आपकी DNS जोन्स हैं उनको आप रिव्यू कर लो कि कौन कौन से जोन में हम इसको जो हमारा DNS है वो काम करे और कौन कौन से जोन में काम ना करे। इससे क्या होगा, अगर अटैकर बहुत दूर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप रिव्यू करो अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन को और DNS जोन को। कीप योर DNS सर्वर अप टू डेट। जो आपके DNS के सर्वर हैं उनको आप अप टू डेट रखिए, सारे टेस्ट वगैरह, लेटेस्ट वर्जन वगैरह सब कुछ चेक करते रहिए, जिससे कि जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनसे भी वो फाइट कर सके। हाइड बाइंड वर्जन। अब बाइंड वर्जन क्या होता है? बाइंड इज़ अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद DNS। मतलब कि जो DNS है उससे इंटरैक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं उनका जो कलेक्शन है उसे हम बाइंड कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वर्जन इज़ हिडन देन अटैकर कैन एक्सप्लॉइट DNS वेरी डिफिकल्टली। तो अगर उसका जो वर्जन होगा वो हिडन होगा तो क्या होगा कि अटैकर को बहुत टाइम लग जाएगा वर्जन फाइंड करने में, एंड जितना टाइम उसे वर्जन फाइंड करने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा अटैक करने में, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट जोन ट्रांसफर्स। रेस्ट्रिक्ट कर दो जोन ट्रांसफ़र को कि हमारा जो जोन है वो ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। अगर जोन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो अटैकर जो है उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हमारा 5वां पॉइंट है डिसेबल DNS रिकर्जन टू प्रिवेंट DNS पॉइजनिंग अटैक। रिकर्जन बंद कर दोगे तो DNS पॉइजनिंग अटैक भी नहीं हो पाएगा। आइसोलेटेड DNS सर्वर जो है हमें यूज़ करना चाहिए, जो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, फ्री वाले नहीं, बिल्कुल अलग। आपका बिल्कुल जो DNS सर्वर होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। द DDoS माइटिगेशन प्रोवाइडर यूज़ DDoS। कई बार क्या होता है कि हमारी जो, अगर आप किसी वेबसाइट पर गए हो तो वहाँ पर क्या लिखा आता है कि वेट फॉर अ वाइल वी आर चेकिंग योर ब्राउज़र, ठीक है। तो ये DDoS जो है हमारा उसको मिटिगेशन प्रोवाइडर होते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों मैंने जो है यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक का जो है क्विक रिवीजन वीडियोस को भी पोस्ट कर रखा है, तो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच देम ऑल्सो, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती हैं आपके लिए। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स को डाउनलोड करने का, एंड यू कैन ईजिली डाउनलोड नोट्स फ्रॉम देयर, ठीक है। या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी नोट्स जो है वो शेयर कर देता हूँ। VPN की बात करें, इट क्रिएट्स अ सेफ एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर लेस सिक्योर नेटवर्क। ये लेस सिक्योर नेटवर्क के ऊपर सेफ और इनक्रिप्टेड कनेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ अ वे टू एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग अ पब्लिक नेटवर्क। अब क्या होता है प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के अंदर, क्या होता है पब्लिक नेटवर्क के अंदर कोई जो भी उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है वो आपके डिवाइस के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। वो आपके डिवाइस के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ओके। तो अगर आप VPN का यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पब्लिक नेटवर्क को एक्सटेंड करके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपका नेशन बदल जाता है, IP एड्रेस चेंज हो जाता है, तो इसीलिए बहुत अटैकरों को डिफिकल्टी आती है कि वो आपके डिवाइस के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। इसलिए कई बार सजेस्ट भी किया जाता है कि यूज़ VPN ऑल द टाइम। इफ़ अ एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ अ बैंक हैज़ मैनी ब्रांचेज इन अदर कंट्रीज़ लाइक USA, इंडिया, चाइना। जैसे कि एक बैंक है उसकी कई सारी ब्रांचेज हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे USA, इंडिया, चाइना। तो अब अगर हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ये है कि एक सिक्योर कनेक्शन बना दो एक लीज्ड लाइन के मदद से। लीज्ड लाइन मतलब एक किराए की लाइन ले लो, ठीक है। किराए की एक आपने लैन वायर ले ली एंड सारे के सारे जो आपके ऑफिसेज हो उनको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, कितनी दूर दूर है, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर हैं ये वाले देश हमसे, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए कि हम क्या करते हैं, VPN का यूज़ करते हैं। VPN क्या करता है, हर एक पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क के अंदर चेंज कर देता है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो हमारा सिक्योर हो जाता है, इंक्रिप्टेड हो जाता है एंड ईजी टू यूज़ हो जाता है।
VPN ensures security by providing an encrypted tunnel between client and VPN server. क्लाइंट और VPN सर्वर के बीच में एक टनल दे देता है जिससे हम इनक्रिप्टेडली डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट कैन बाईपास मैनी ब्लॉक्ड साइट्स ऑल्सो. अगर आपके देश में कोई वेबसाइट ब्लॉक है तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VPN. क्या कह रहे हो आप? ये वाली बात हमें पता थी. यू कैन हाइड योर IP एंड एनोनिमस ब्राउजिंग. आप अपने IP को भी हाइड कर सकते हो और एनोनिमस ब्राउजिंग भी कर सकते हो. एनोनिमस मतलब कि बिना किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील करे, ठीक है, आप ब्राउजिंग कर सकते हो. SEO कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ VPN. अब SEO कैसे किया जा सकता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि किस तरीके से जो हमारा ब्लॉग है, किस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है वो टॉप 10 सर्चेज़ के अंदर आए, ये किस तरीके से किया जाता है. जैसे कि VPN आपको अलाउ करता है कि आप कई सारे देशों से कनेक्ट कर सकते हो, कई सारे देशों की IP एड्रेस से कनेक्ट कर सकते हो. तो अब मान के चलिए मैं USA की वेबसाइट से कनेक्ट करता हूँ एंड मैं यूनिक वेबसाइट्स गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ. तो अब क्या होगा कि अगर मेरा टॉप फर्स्ट सर्च पे आ गया देन मेरा SEO सक्सेसफुल है. लेकिन अगर मेरा नीचे आ रहा है तो मुझे कुछ और कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ और काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम VPN के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं अपने SEO को. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है फायरवॉल. फायरवॉल क्या होता है? मॉनिटर ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. ये सारा इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो हो रहा है हमारा, उसको क्या करता है? मॉनिटर करता है. बेस्ड ऑन डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स इट एक्सेप्ट्स, रिजेक्ट्स और ड्रॉप द ट्रैफिक. अब एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि पैकेट आ रहा है, एक्सेप्ट हो गया तो आप जा सकते हो. रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब कि एक मैसेज ये पॉपअप कर देगा कि भैया आपका जो पैकेट था वो रिजेक्ट हो गया है. ड्रॉप के अंदर क्या करेगा? ये डिलीट तो करेगा ही करेगा, रिमूव तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ एटीट्यूड में ना ये मैसेज भी नहीं भेजता, ये बताता भी नहीं है पैकेट डिलीट हो गया है, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले क्या होता है? इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होता है उसको मॉनिटर करता है. दूसरी चीज़ क्या होती है? सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर इन सारी चीज़ों को, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है. और तीसरा ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ड्रॉप करता है. एक्सेप्ट का मतलब कि आने दो ट्रैफिक को आने दो या जाने दो. रिजेक्ट का मतलब है कि जो पैकेट आप भेज रहे हो वो ठीक नहीं है और ये मैसेज जो है उसको सेंड करता है. और जो ड्रॉप है उसके अंदर मैसेज को तो हटाते ही हटाता है, साथ में ये मैसेज भी नहीं भेजता, बताता भी नहीं है, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक डायग्राम है छोटा सा. यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे, आप इसे लैन कह सकते हो. यहाँ पे हमारी फायरवॉल है और यहाँ पे हमारे वैन से कनेक्टेड कुछ PCs हैं. तो यहाँ पे हमारे ये PC हैं, इन्होंने डेटा कनेक्शन फायरवॉल के थ्रू बना हुआ है. तो अब एक्चुअली में होता क्या है? मान के चलिए कि यहाँ पे इस लेयर में क्या हुआ, हमारा जो है वायरस आ जाता है, ठीक है. इस लेयर में हमारे वायरस आ गए, ठीक है जी. अब हुआ क्या कि मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं बिना वायरस के हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ, ओके, आई एम हेयर. तो अब क्या हुआ? मैंने बोला कि भाई मेरे को ये वाला जो डेटा है आप मुझे ये वाली एक्सेल शीट भेज दोगे. मैंने यहाँ पे कॉल करके बोला आप मुझे ये वाली एक्सेल शीट भेज दोगे. तो अब हुआ क्या कि इस बंदे के कंप्यूटर में वायरस था. तो अब इस बंदे ने जो फाइल थी वो ट्रांसफ़र करी. जैसे ही फायरवॉल तक पहुंचेगी एंड फायरवॉल के रूल्स जो हैं वो चेक होंगे कि क्या फाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ड्रॉप करना है. अगर बाई चांस इसके अंदर कोई भी मैलिशियस चीज़ पाई जाती है तो ये नहीं आने देगा, ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है. ये मैसेज को भेजेगा, ड्रॉप नहीं करेगा. ड्रॉप भी कुछ ही सिचुएशंस में होता है. तो ये क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा. अगर मैं भेजूंगा तो ये अलाउ कर देगा, क्योंकि मेरे तरफ क्या है? आग नहीं लगी हुई है, मेरी तरफ क्या है? वायरस नहीं है, कोई भी मैलिशियस, कोई भी रूल जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है. तो ये क्या करेगा? डेटा को ट्रांसफ़र होने देगा, ठीक है. आप एक कमरे की तरह भी समझ सकते हो कि अगर एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे के अंदर आग लगी हुई है, यहाँ पे फायर लगी हुई है, तो ये बाहर नहीं जाने देगा, और अगर बाहर लगी हुई है तो अंदर नहीं जाने देगा. तो इस तरीके से आप फायरवॉल का काम समझ सकते हो. आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा जनरेशन ऑफ फायरवॉल. तो हमारी 4 जनरेशन्स होती हैं. सबसे पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड देन नेक्स्ट जनरेशन. नेमली फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसे हम पैकेज फिल्टरिंग भी कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ यूज टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस बाय आउटगोइंग इनकमिंग पैकेट एंड अलाउइंग देम टू पास और स्टॉप बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल्स एंड पाउट्स. तो अब इसके अंदर क्या होता है कि IP एड्रेस के बिहाफ पर, सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेस के बिहाफ पर जो है आपके जो पैकेट्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं उनको अलाउ या रिजेक्ट या ड्रॉप किया जाता है. प्रोटोकॉल और पोर्ट्स का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट है, ठीक है. 8282 ये सारे जो पोर्ट होते हैं, कुछ हमारे 4 डिजिट के पोर्ट्स होते हैं, तो उनके बिहाफ पे भी ये चीज़ चेकआउट
की जाती है, ठीक है। इट एनालाइजेस ट्रैफिक एट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर। इस ट्रैफिक को कौन सी लेयर के ऊपर किया जाता है एनालाइज? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर के ऊपर किया जाता है। इट ट्रीट ईच पैकेट इन आइसोलेशन। हर एक पैकेट को ये आइसोलेशन के अंदर क्या करती है? ट्रीट करती है। तो अगर हर एक पैकेट को आप ट्रीट करने लगोगे तो क्या होगा? आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। हैव नो एबिलिटी टू टेल वेदर अ पैकेट इज पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रीम और ट्रैफिक और नॉट। मतलब कि एक इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसका काम बस इतना होता है कि ट्रैफिक जो पैकेट आ रहा है उसके सोर्स और डेस्टिनेशन के बिहाफ पर ये उसको अलाउ या ब्लॉक करेगा, लेकिन इसे ये मतलब नहीं है कि ये एग्जिस्ट जो पार्ट है या नहीं है, ये पैकेट पार्ट होना चाहिए इस स्ट्रीम का या नहीं होना चाहिए, इसको ये मतलब नहीं है, ठीक है। कैन ओनली अलाउ एंड डिनाई पैकेट बेस्ड ऑन यूनिक हेडर। खाली यूनिक हेडर के बिहाफ पर ये अलाउ या फिर डिनाई कर देता है। इट मेंटेन अ फिल्टरिंग टेबल, और एक फिल्टरिंग टेबल जो है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। इसके अंदर क्या होता है? एबल टू डिटरमाइन कनेक्शन स्टेट और पैकेट। ये डिटरमाइन करता है कनेक्शन की स्टेट की कनेक्शन स्टेट ऑफ पैकेट। अनलाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह आप कह सकते हो, विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो हो जाता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेट ऑफ नेटवर्क्स। ये ट्रैक करता है स्टेट ऑफ नेटवर्क की कि कनेक्शन किस हिसाब से ट्रैवल कर रहा है या फिर किस हिसाब से हमारा जो टीसीपी स्ट्रीम है वो काम कर रही है। फिल्टरिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन डिफाइंड रूल्स एंड पैकेट्स हिस्ट्री इन स्टेट टेबल। जो ये फिल्टरिंग करता है, जो फिल्टरिंग का डिसीजन बनाया जाता है वो डिफाइंड रूल्स के ऊपर बनाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी हिस्ट्री होती है स्टेट टेबल के ऊपर, जो हमारी हिस्ट्री होती है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अनलाइक पैकेट फिल्टरिंग, तो कुछ पार्ट जो है पैकेट फिल्टरिंग का इसके अंदर लिया गया है और कुछ पार्ट इसके अंदर नहीं लिया गया है। जैसे कि फिल्टरिंग टेबल जो यहाँ पे यूज़ की जाती थी वो इसके अंदर भी यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा फिल्टरिंग के ऊपर काम नहीं करता है, पैकेट को फिल्टर नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ जो नेटवर्क होता है ना उसको ये इंस्पेक्ट करता है कि टीसीपी किस हिसाब से जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। इसके अंदर क्या होता है? इट कैन इंस्पेक्ट एंड फिल्टर पैकेट्स ऑन एनी ओएसआई मॉडल अप टू एप्लीकेशन लेयर। इट कैन इंस्पेक्ट मतलब कि इंस्पेक्ट कर सकता है, फिल्टर कर सकता है पैकेट्स को ओएसआई मॉडल की किसी भी मतलब कि अप टू मतलब किसी भी लेयर के ऊपर कर सकता है। जहाँ तक एप्लीकेशन लेयर आती है उसके नीचे नीचे कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। हैज़ एबिलिटी टू ब्लॉक स्पेसिफिक कंटेंट। इसके अंदर एबिलिटी है कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को ये ब्लॉक कर सकता है। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज कर सकता है कुछ एप्लीकेशंस को, प्रोटोकॉल्स को कि मिसयूज़ हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। दे आर होस्ट दैट रन प्रॉक्सी सर्वर्स। ये कुछ होस्ट होते हैं जो प्रॉक्सी सर्वर्स को भी रन करते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं कि मान के चलिए आप वीपीएन को यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो आप प्रॉक्सी सर्वर्स के बिहाफ पे भी कर सकते हो। मतलब कि आप एक तरीके से उसका एक मास्क यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उस वेबसाइट का एक तरीके से आप क्लोन भी कह सकते हो, यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। आप इसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट जो हमारी जनरेशन आती है वो हमारी आती है नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स NGFW। ये क्या है? कंसिस्ट डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन। ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन के ऊपर कंसिस्ट होता है, काम करता है। एप्लीकेशन इंस्पेक्शन करता है, साथ ही साथ SSL और SSH इंस्पेक्शन भी करता है और भी बहुत कुछ करता है। मतलब जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं वो इस वाले फायरवॉल को हम यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट जेन फायरवॉल को हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं फायरवॉल को। आगे देखते हैं, तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो सबसे पहले जो हमारी आती है वो है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड के अंदर क्या होता है? इंस्टॉल्ड ऑन ईच नेटवर्क होस्ट। हर एक जो नेटवर्क होस्ट होता है उसके ऊपर ये इंस्टॉल्ड होती है और ये पार्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड आती है। फिर उसके बाद है हमारा नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल के अंदर क्या होता है? ये फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, उसको ये क्या करती है? ये नेटवर्क के ऊपर काम करती है, ठीक है। किसके ऊपर काम करती है? नेटवर्क के ऊपर ये काम करती है। ये फिल्टर करती है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को। माइट हैव 2 और मोर नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड। इसके अंदर जो NIC होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो नेटवर्क कार्ड्स डलते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारा वो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये इसका नहीं है,
ये टाइप्स का नहीं है, ये फायरवॉल का हमारे बेनिफिट्स हैं। तो फायरवॉल का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि हमें अनऑथराइज जो एक्सेस होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस, जो नेटवर्क का एक्सेस होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। नेटवर्क की जो एक्टिविटी होती है उसको भी ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। साथ ही साथ जो हमारी रेगुलेशन कंप्लायंस है कि मतलब कि रेगुलेशन सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों को भी ये मॉनिटर करता रहता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो इसके अंदर कम होती है। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट जो होता है वो इसका ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद लिमिटेड स्केलेबिलिटी जो होती है वो इसकी होती है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक पीसी है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि फायरवॉल के जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है आपके पास, ज़्यादा आप कस्टमाइजेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये इम्पैक्ट करता ही है थोड़ा बहुत। आप टास्क मैनेजर में जा करके इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ स्केलेबिलिटी को तो कम होगी ही होगी। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टेलनेट। लास्ट सेकंड टॉपिक है हमारा ये टेलनेट। तो टेलनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेली टाइप नेटवर्क। टेल का टेल यहाँ से आया है और नेट यहाँ से आया है, ठीक है, टेली टाइप नेटवर्क। प्रोटोकॉल अलाउज वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अब आप इसको सिंपल तरीके से ये समझो कि आपने टीम व्यूअर यूज़ किया होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये चीज़ है कि आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो दूसरी डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, टेलनेट की हेल्प से होता है। प्रोटोकॉल अलाउज वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू लोकल कंप्यूटर। जो हमारा एक कंप्यूटर है उसको लोकल कंप्यूटर से जो है कनेक्ट करने के लिए काम किया जा सकता है। द पीसी विच स्टार्ट्स कनेक्शन इज नोन एज लोकल कंप्यूटर। जो कनेक्शन को स्टार्ट करता है उसे लोकल कंप्यूटर कहते हैं, जो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है उसे रिमोट कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जो रिमोट कंप्यूटर के ऊपर एक्टिविटी आप करोगे वो डिस्प्ले की जाएगी लोकल कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो एक्टिविटी किसके ऊपर होगी, रिमोट कंप्यूटर के ऊपर, और जो डिस्प्ले किसके ऊपर होगी, लोकल कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। लोकल कंप्यूटर यूजेस टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम। जो लोकल कंप्यूटर है वो हमारा टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम को यूज़ करता है, जबकि जो हमारा रिमोट कंप्यूटर है वो हमारा टेलनेट सर्वर प्रोग्राम को यूज़ करता है। इट इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस प्रोवाइडर बाय ISO। ये हमारा स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है उसको ही यूज़ करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप ZOK टर्मिनल ले सकते हो, या फिर लाइन मोड ब्राउज़र भी लिख सकते हो, या फिर और भी बहुत कुछ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसकी बात करें तो ये है हमारा की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, हमारे पास दो कीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास पब्लिक की और एक होती है हमारे पास प्राइवेट की। एक्चुअली में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में ली जाती है कि हमारा एक यूज़र ये है, मान के चलिए कि हमारा एक यूज़र ये है, एक ए यूज़र है, एक बी यूज़र है, और हमें इसे डेटा ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें इनक्रिप्टेड वे से करना है। तो हम क्या करेंगे कि उस जो फाइल है उसके ऊपर ताला लगाएंगे, दो ताले लगाएंगे। एक ताला जो है एक चाबी जो है अपने पास रखेंगे, दूसरी चाबी जो है वो बी को दे देंगे, ठीक है। एक चाबी से इंक्रिप्शन होगा, दूसरी चाबी से डिक्रिप्शन होगा। तो अब मैंने एक चाबी से इंक्रिप्शन तो कर दिया, अब मुझे दूसरी चाबी जो है वो बी पॉइंट तक पहुँचानी है, ठीक है। बी पॉइंट तक पहुंचाना ही एक सबसे बड़ी अपने आप के अंदर हेडेक है, और यही सबसे बड़ा जो है इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो की है वो हमें रिसीवर तक पहुंचानी पड़ती है। अगर वो चाबी जो है वो की जो है वो बीच में से किसी ने चुरा ली तो फिर जो अटैकर है वो भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, तो मतलब कि इंक्रिप्शन को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जनरेशन होता है पब्लिक या फिर प्राइवेट की का, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूज़र या जिसके बीच में भी होना है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन होती है फाइल की या फिर की किस सॉफ्टवेयर से इनक्रिप्टेड है उन सब चीज़ों की, फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है उन चीज़ों को, फिर उसके बाद चेंज किया जा सकता है किस में, जो कीज़ हैं अगर आपने यूज़ कर दी तो एक की को आप दोबारा थोड़ी ना यूज़ करोगे, वो की एक बार जनरेट होने के बाद और यूज़ होने के बाद वो ख़राब हो जाती है, जैसे कि हमारे OTPs होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर चेंजेस आते हैं, और उसके बाद इस तरीके से कंट्रोल मैनर में जो सारी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले आता है आपका स्केलेबल होता है,
दूसरा, इसके अंदर लेस देन n-1 जो हमारी कीज़ हैं वो स्टोर होती हैं। इसके अंदर अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज होती है कि इसके अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट मतलब कि अगर बाई चांस हमारी जो की है वो खो गई, चोरी हो गई, या फिर हमारा जो डेटा है वो चोरी हो जाता है, या फिर हमें किसी हेल्प की नीड है कि हमारी की काम नहीं कर रही है, तो उसके बिहाफ पे हमें कोई भी सपोर्ट किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। ठीक है। लैक ऑफ इंक्रिप्शन, अब लैक ऑफ इंक्रिप्शन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अब अगर मुझे बी मतलब एक की को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाना है, ये तो इससे बढ़िया मैं फाइल ही पहुँचा दूँ, क्योंकि अटैकर तो अटैक करेगा ही, सतर्क तो आपको ही रहना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ही बात है कि अगर मैं यहाँ पे फाइल तो मैं नहीं भेज सकता डायरेक्टली अटैकर के हाथ में तो फाइल नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने की दे दी तो अटैकर तो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इंक्रिप्शन करने का। तो सबसे बड़ा लैक जो है वो इंक्रिप्शन का ही है। इंक्रिप्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक इशू है। लेस ऑफ रिलायबिलिटी यहाँ पे मैंने क्यों बोला है कि हमारा जो भरोसा है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है इस जगह पर। कमज़ोर इसलिए हो जाता है कि मान के चलिए मैंने की भेज दी, लेकिन वही अटैकर के पास भी की है और साथ ही साथ यूज़र के पास भी की है, तो वो जो डेटा है वो सबसे पहले अटैकर जो है वो डिक्रिप्ट करेगा, यूज़ कर लेगा अपने बेनिफिट के लिए, उसके बाद जो है यूज़र डिक्रिप्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो जाती है। जो हमारा डेटा है जिस चीज़ के लिए हमने इनक्रिप्ट किया था वही चीज़ हमारी चोरी हो गई। ठीक है। तो उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा नया वीडियोस का। ठीक है। और साथ ही साथ मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना यार, सजेशन हो तो बताना। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ आपके लिए कुछ सजेशन है। सबसे पहले आप जो अगर आपने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देख ली हैं तो उसके बाद आप क्विक रिविजन वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर एक ओवरव्यू देने के लिए एक यूनिट का। साथ ही साथ आप 2 मार्कर्स को ज़रूर कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको 20 नंबर जो है वो दे करके जाने वाले हैं। और दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, कोशिश करना कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स जो है वो फिल कर सको, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स जो है आप फिल करना। और अगर मैंने कुछ इस टॉपिक के अंदर छोड़ा है, इस यूनिट के अंदर छोड़ा है, तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर उस चीज़ को भी ऐड ज़रूर कर दूं। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, और जो बाकी इंट्रूशन डिटेक्शन है वो मैंने कवर किया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यूनिट 2 जो है हमारी, उसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमने ये जो है वो कवर किया हुआ है। दिखा देते हैं हम आपको, एक सेकेंड। यूनिट 2 के पार्ट 2 के अंदर हमने ये रहा इंट्रूशन डिटेक्शन जो है इस जगह पर हमने कवर किया हुआ है। तो ये अगर मैं आपको एक समराइज्ड वे में बता ही देता हूँ तो इट इज़ अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इशूज़ अलर्ट्स व्हेन सच एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व्ड। मतलब कि ये वो वाला सिस्टम है जो मॉनिटर करता है नेटवर्क को, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इसको दिखती है तो ये तुरंत अलर्ट कर देता है एडमिन को कि भैया कुछ एंटर कर गया है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, देख लो, ध्यान रख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। जो रिपोर्टिंग होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर को की जाती है डायरेक्टली, या फिर सेंट्रली जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो की जाती है। और एक जो हमारा SIEM होता है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसको यूज़ किया जाता है सेंट्रली इस रिपोर्टिंग के लिए। SIEM जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, अगर SIEM के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरीके से जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है उसे आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है वो समझा रखी हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।